मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, मैंने पिछले 36 घंटे से कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मेरी थोड़ी सी स्वास्थ्य ख़राब है और मैं अंग्रेज़ी दवाओं पर ज़्यादा भरोसा नहीं करता। आयुर्वेद का विद्यार्थी रहा हूँ और आयुर्वेद पर अच्छी रिसर्च मेरी है, तो मैं आयुर्वेद के माध्यम से अपने आप को ठीक करने में विश्वास रखता हूँ। तो थोड़ा सा मुझे बोलने में दिक्कत हो सकती है, हो सकता है कि थोड़ा सा मेरे जोश में कमी लगे, तो उसके लिए मुझे पहले से आप माफ़ कर दीजिएगा। चूँकि मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं आज आपके सामने अपनी बात रखने के लिए आया हूँ। मित्रों देखिए, आपने एक वीडियो देखा होगा। उस वीडियो में अंबेडकर जैसा कोट पहन करके, उनके जैसा चश्मा पहन करके जेएनयू के अंदर एक व्यक्ति एक ब्राह्मण पत्रकार से लड़ता है और लड़ते हुए ये कहता है कि हम ब्राह्मणों से अपना जूता साफ करवाएंगे। तो हो सकता है कि किसी आम आदमी के लिए या किसी एक आम सामान्य ब्राह्मण व्यक्ति के लिए ये बात एक छोटी सी बात हो, जो कि एक नज़रअंदाज कर दी जाए, जिसको कि भूल जाया जाए। लेकिन जब हम इस देश के अंदर चल रहे षड्यंत्र को देखते हैं, जब हम अनवरत चल रहे उन नारों की श्रृंखला को देखते हैं जो ब्राह्मणवाद को भगाने के बाद फिर ब्राह्मणों को यूरेशिया भेजने की बात करती है, और फिर हम उस इतिहास को जब देखते हैं कि किस तरह से कश्मीरी पंडितों को मारा गया, पलायन करना पड़ा, किस तरह से जो है महाराष्ट्र में नरसंहार हुआ ब्राह्मणों का, किस तरह से पेरियार ने ये कहा कि जितने भी भारत के ब्राह्मण हैं सबको ख़त्म कर देना चाहिए। तो जब ये सब बातें, हम पूरा बैकग्राउंड देखते हैं, तो हमको लगता है कि ये एक कल्पना नहीं है। और इस पूरे के पूरे संदर्भ में हम इसको भी मिला लेते हैं कि किस तरह से जो सामान्य वर्ग को कुचलने के लिए एक यूजीसी का एक रेगुलेशन आया, जो कि अगर लागू हो जाता तो सामान्य वर्ग के लिए अपनी नस्लों को बचाना मुश्किल हो जाता। मैं समझता हूँ कि वो इतना ख़तरनाक रेगुलेशन था। अब उसमें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी नहीं है, वो सरकार तय करे अपनी, वो हमसे उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। पर बहरहाल वो रेगुलेशन बहुत ख़तरनाक था और इसीलिए हम लोगों को बहुत विवश होकर के, जो कि हम लोग हमेशा हिंदुत्व की ही बात करते थे, लेकिन बहुत ही विवश होकर के हमको अपने जो है जाति के बात पे आना पड़ा, क्योंकि एक ऐसा रेगुलेशन आ गया कि हम मजबूर हो गए उस बात को करने के लिए। और लगातार हम इसलिए अब विवश हो रहे हैं इस बात को करने के लिए, क्योंकि ना सिर्फ एक पेंडोरा बॉक्स खुला हुआ है, सरकार ने खोल दिया है, बल्कि इसके अलावा सरकार एक अम्बेडकरवादी एजेंडे को आगे बढ़ा रही है और उसी अम्बेडकरवाद से कुछ नारे निकल रहे हैं, जो कभी ब्राह्मणों को यूरेशिया भेजने की बात करते हैं, तो कभी ब्राह्मण बेटियों को सीधे संबंध बनाने के लिए उनको मंच से कॉल करते हैं कि संबंध बनाएंगे ब्राह्मण लड़कियों से। तो जब हम पूरी श्रृंखला को देखते हैं तो हमको एक बात ही समझ में आती है कि कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के खिलाफ एक बड़ी षड्यंत्र तो हो रहा है। और हमको, अगर हम उस षड्यंत्र को आज नहीं समझेंगे तो आगे आने वाली हमारी जो पीढ़ी है वो उस षड्यंत्र का शिकार हो जाएगी, क्योंकि हम उस बारे में कुछ हमको पता ही नहीं होगा। इसीलिए हमको उस बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और ना सिर्फ हमको इस बारे में जानना ज़रूरी है, बल्कि हमको इसके बारे में विचार करना होगा कि आखिर इसका उपाय क्या है। तो आज मैं, बहुत लोग बार बार पूछते हैं कि पांडे जी बताइए इसका उपाय क्या है, उपाय क्या है। तो आज मैं उपायों पर भी थोड़ी सी चर्चा करूंगा कि आखिर इसका उपाय क्या होना चाहिए, इसका उपाय क्या हो सकता है, कहाँ पर हमारा राष्ट्र जो है वो एक गलती कर रहा है। हमको उस बात को आज समझना पड़ेगा। ये हमारे लिए, मैं समझता हूँ कि बहुत ही आवश्यक है। देखिए मित्रों, जब आपको किसी भी विचारधारा को समझना है, अगर आपको अम्बेडकरवाद को समझना है, अगर आपको आज के दलित आंदोलन को समझना है, अगर आपको आज के दलितों को समझना है, जो कि एक वर्ग है जो इस तरह का एक प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि ब्राह्मण शोषक है, उसको भगाना है, ये वो करके, तो आपको फिर क्या करना है कि उन नारों के पीछे जाना पड़ेगा और उन दलित चिंतकों की बात सुननी पड़ेगी, जो कि उस दलित वर्ग के बड़े बड़े नेता हैं, बुद्धिजीवी हैं। वो मंचों से क्या बोलते हैं दलित सभाओं में, आपको ये चीज़ सुननी पड़ेगी और ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। मित्रों, जेएनयू में ब्राह्मणवाद के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ इस तरह के नारे लग रहे थे कि जो है ब्राह्मणवाद की कब्र खुदेगी, जेएनयू की छाती पर
मनुवाद की कब्र खुदेगी जेएनयू की छाती पर। तो जब ये नारेबाजी हो रही थी उस वक्त वहाँ बहुत सारे यूट्यूबर्स भी आ गए और वो उन लोगों की बयानों को कलेक्ट करना उन्होंने शुरू किया। जब वो बयानों को कलेक्ट कर रहे थे उसी वक्त वहाँ पे एक ब्राह्मण यूट्यूबर भी था जो जाति से ब्राह्मण था, और जैसे ही ब्राह्मणों के खिलाफ वहाँ पे किसी ने कुछ बोला, जेएनयू के उन मैं कहूँगा कि दलित फांसीवादी हैं ये सब, जो जेएनयू के इन दलित फांसीवादियों ने जब इस तरह का बयान दिया ब्राह्मणों के खिलाफ कि हम उनको भगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो वो जो ब्राह्मण पत्रकार था वो उनसे भिड़ गया। अगर किसी के पास वीडियो है तो वीडियो कमेंट में अपलोड भी कर दीजिएगा या लिंक डाल दीजिएगा। तो जब उस चीज़ को ले करके वहाँ पे भिड़ंत हो जाती है तो उस भिड़ंत के बीच में उस ब्राह्मण पत्रकार से वो जो दलित फांसीवादी होता है वो ये कहता है, जेएनयू का फांसीवादी, वो ये कहता है कि ब्राह्मणों से हम अपने जूते साफ करवाएंगे। तो जब हम इसको सुनते हैं तो हमको यहाँ पे समझना होगा कि जो दलित आंदोलन जो कि अंबेडकर ने शुरू किया था वो दलित आंदोलन अब एक दलित फांसीवाद का रूप लेता जा रहा है। मैंने बड़ी भारी भरकम टाइप के शब्द इस्तेमाल कर दिए तो आप लोग उसको देख करके शायद हो सकता है कि बहुत ही मतलब कि चिंतन में पड़ जाए कि भैया ये फांसीवाद कहाँ से इसमें आ गया। लेकिन देखिए फांसीवाद ये ऐसे है कि बेसिकली फांसीवाद है क्या? फांसीवाद यही है कि जब आप किसी एक पूरे वर्ग को ये कहो कि साहब हम आपको जो है मार काट के एक तरफ कर देंगे, आपको फेंक देंगे, कट्टरपंथ जो है वो एक अधिकतम जो रूप ले ले तो उसको कहा गया अब फांसीवाद है। तो अभी तक जो दलित आंदोलन जो अम्बेडकर ने शुरू किया था वो क्या था कि हम एक शोषित वर्ग हैं और शोषित वर्ग को ऊपर लाना है तो उसको हम कुछ विशेष सुविधाएं देंगे, आरक्षण देंगे, उससे वो शोषित वर्ग हमारे बराबर आ जाएगा। एक ये बात जो है वो अम्बेडकर ने शुरू की थी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब ये लोग ये सोच रहे हैं, जो दलित आंदोलन चल रहा है जो भी है उसमें अब ये विचार विमर्श चलता है कि भाई हम तो इनको भगा देंगे, पूरी तरह ख़त्म कर देंगे, हमको रूलिंग कास्ट बनना है। अगर आप इन जो दलित नेता हैं, जो दलित चिंतक हैं, दलित बुद्धिजीवी हैं, अगर आप इनके मंच पर जाके सुनेंगे इनको तो ये बताते हैं कि साहब हमको रूलिंग कास्ट बनना है। तो जब देखते हैं कि साहब रूलिंग कास्ट क्या है तो कहते हैं रूलिंग कास्ट, तो कहते उनको लगता है कि रूलिंग कास्ट ब्राह्मण रूलिंग कास्ट है। तो उनको लगता है कि हम सीधे ब्राह्मणों पे अगर हमला करेंगे, सीधे ब्राह्मणों को परास्त कर देंगे तो फिर जो है हम जो है रूलिंग कास्ट बन जाएंगे। तो इसीलिए वो कभी ये नहीं कहते, कभी भी वो आपने कभी मंच से आपने सुना नहीं होगा कि वो कभी ये कहें कि ठाकुर जो है वो हमारी ठाकुर की बेटी संबंध बनाए हमसे। कभी ये नहीं कहेंगे कि बनिया की बेटी संबंध बनाए हमसे। और हमेशा क्या बोलते हैं कि हम अब ब्राह्मणों की बेटियां हमसे संबंध बनाएं। ऐसी बातें करते कि नहीं करते हैं? आपने कुछ सुना होगा। उसकी वजह क्या है कि उनके अंदर की कायरता भी छुपी हुई है। उनको ये लगता है कि अगर ठाकुर से अगर हमने इस तरह की कोई बात करी तो ठाकुर जो है वो जूता लेगा और जूता लेकर के 4 जूता तलाक देगा और दिमाग ठिकाने लगा देगा। उनको पता है करणी सेना सब मौजूद है, कोई कह दे कि देख ले अभी कितना बवाल होगा उसको पता है। लेकिन जो ब्राह्मण है वो थोड़ा शांत प्रवृत्ति का होता है, पूजा पाठ करने वाला होता है, थोड़ा सा आध्यात्मिक उसकी रुचि होती है, शांति प्रिय होता है, इसीलिए वो अपना चुपचाप काम करता है, उसको ज़्यादा किसी से लेना देना होता नहीं है, कोई किसी से ज़्यादा मतलब होता नहीं है। तो यही वजह है कि उनको लगता है कि ब्राह्मण जो है बहुत ही आसान टारगेट है। तो ब्राह्मणों को कहने में उनको कोई आनंद आता है, उन्हें कोई डर नहीं है और खुल करके ललकार कर बोल देते हैं कि ब्राह्मणों की बेटियां जो है उनसे संबंध बनाएं। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि वो ये बात क्यों कह रहे हैं, ये सब बातें वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनके मन में ये बात, ये धारणा एकदम फिट कर दी गई है कि साहब जो है वो ब्राह्मणों ने हमारा शोषण किया है। आप जरा इस बात को गौर कीजिएगा, वो क्या कह रहे हैं कि साहब ब्राह्मणों ने हमारा शोषण किया है। अब आप बताइए, आप थोड़ा लॉजिक अगर आप लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जितना प्रतिशोध ले करके जेएनयू के बामसेफ वाले या ये सब जो आयशा वाले अपने दिलों में लेकर के बैठे हुए हैं, क्या इतना शोषण ब्राह्मणों ने किया है क्या? अच्छा, उतना शोषण तो नहीं किया है, आप भी मानोगे, ऐसा कुछ नहीं है। शोषण मतलब कि जातिवाद, मतलब कि छुआछूत। जब इस देश में अम्बेडकर ने जो है वो छुआछूत के खिलाफ लड़ाई शुरू की, गांधी ने लड़ाई शुरू की छुआछूत के खिलाफ में, तो उस समय वो जो लड़ाई थी वो हिंदू समाज के एक छोटे वर्ग के लिए थी जो छुआछूत का शिकार था। बाकी जो वर्ग थे उनमें उस तरह का कोई ऐसा भेदभाव कहा जाए या कोई बहुत बड़ी ऐसी ट्रबल नहीं था कि उसको एड्रेस किया जाए। उन्होंने उस समय सिर्फ एक छोटा वर्ग था जिसके साथ कि ये सब हो रहा था, और वो भी उतना नहीं हो रहा था जितना कि आज
बताया जाता है उस पर नमक मिर्च लगा करके। तो सबसे पहले तो हमारी गलती क्या है? सबसे पहले हमारी गलती ये है कि हमारे जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, जब वो टीवी के मंचों पर जाते हैं, डिबेट में जाते हैं, तो वो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ साहब, हमने तो शोषण किया था, हमने तो अत्याचार किया था, हम में बड़े अत्याचारी थे। वो खुद ही बोलते हैं कि हम अत्याचारी थे तो हमसे क्या बदला लोगे, हमसे क्यों बदला लोगे, हमारे पुरखों ने किया था। इस तरह की बातें करते हैं। दरअसल ये पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से तथ्यहीन बातें हैं। सबसे पहले तो ये है कि आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले क्या हुआ, ये ना तो हमें पता है ना तो उन्हें पता है। भाई सीधी सी बात ये है कि आज यहाँ पर अगर जैसे मान लीजिए ज्ञान वापी की मस्जिद जो दिखती है, उसमें साफ लगता है, कथित मस्जिद जो है कि वहाँ पे हिंदू मंदिर को तोड़ के बनाया गया है। वो तो उसका एक पूरा पूरा प्रूफ है, एक प्रमाण है कि हाँ मुसलमानों ने किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार किए। वो सीधे प्रूफ दिख रहा है, हजारों मंदिर तोड़े गए, सीधे प्रूफ दिख रहा है। लेकिन उसकी बात नहीं होती है। लेकिन जिस चीज का प्रूफ आज कहीं सामने दिखता नहीं है, उस चीज की बात हो रही है। अब आप कहेंगे कि सामने दिखता नहीं, आप कैसे कह रहे हैं? सामने दिखता है। कहेंगे कि साहब वो दलितों को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जा रहा, कहेंगे साहब मूछ नहीं रखने दिया जा रहा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज ये सब घटनाएं बहुत कम हो चुकी हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि 1 करोड़ विवाह होते हैं पूरे देश में, तो ऐसी 1 या 2-3 घटनाएं होती हैं जो कि साल में सामने आती हैं, जिसमें कि किसी की को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया गया, किसी को कुछ किया गया। ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं। और जो करने वाले होते हैं वो अधिकांशतः ब्राह्मण नहीं होते हैं, या तो ओबीसी वर्ग से होते हैं, या मुसलमान होते हैं, जिहादी होते हैं। इस चीज़ को गौर कीजिएगा। लेकिन फिर भी देखिए आरोप किस पर लगता है? ब्राह्मणों पर। तो और वो घटनाएं कितनी हैं? 1.5-2% से भी कम है। मतलब 1.5-2% भी कहना मूर्खता है। 0.0011% होगी, मुश्किल से होगी, तो इतनी कम है। अगर हम शादियां कितनी हो रही हैं और कितनी घटनाएं हैं, उसका अनुपात लगा लीजिए कि वो घटनाएं कितनी कम है। बहुत कम है भाई। लेकिन उसी के आधार पर पूरा नैरेटिव सेट किया जाता है कि साहब हमको तो ये परेशानी, हमको तो वो। एक पूरा विक्टिम कार्ड खेला जाता है। और विक्टिम कार्ड खेल करके इसके बाद क्या किया जाता है कि प्रतिशोध भरा जाता है उन लोगों के अंदर कि भैया तुमको ब्राह्मणों से बदला लेना है, तुमको ब्राह्मणों की बेटियों से संबंध बनाने हैं, तुमको ब्राह्मणों को भगाना है यूरेशिया, ये करना है, वो करना है। पूरे उनके दिमाग में वामपंथियों ने, जिहादियों ने एक नफरत का जहर बुरी तरीके से घोल दिया है अंदर तक। और हमको अब क्या करना है कि सबसे पहली बात तो हाँ टोकिए, जो लोग भी इस तरह के बुद्धिजीवी जो कह रहे हैं हाँ साहब बड़ा शोषण हुआ, उनसे कहिए कोई शोषण नहीं हुआ। इतना थोड़ा बहुत भेदभाव हर जाति का एक दूसरी जाति में होता है। और इसमें भी जो है कि वो जो हुआ शोषण थोड़ा बहुत हुआ तो एक वर्ग के साथ हुआ, बहुत छोटे वर्ग के साथ हुआ, बहुत बड़ा वर्ग नहीं था वो। और वो जो छोटा जो वर्ग था, उस वर्ग में भी उस शोषण को खत्म करने के लिए हिंदू ही आगे आए। अब शोषण किसने किया भाई? 1000 सालों तक तो ना तो हमारा राज रहा, ना तो यहाँ पर 1200-1500 साल तक जो राज रहा वो हमारा नहीं रहा, मुसलमानों का राज रहा, अंग्रेजों का राज रहा। भारत की संस्कृति एक संक्रमण काल में थी। तो जब संक्रमण काल में भारत की संस्कृति थी, तो उस संक्रमण काल में इस बात पर शोध होना चाहिए कि आखिर शोषण की ये परंपरा कहाँ से चली, इसका समाज इसका शिकार कैसे हो गया। इसके ऊपर गहन रिसर्च करने की आवश्यकता है, इसके ऊपर गहन सर्च करने की आवश्यकता है। जैसे अभी जब ये आंदोलन पूरा चल रहा था, जब ये यूजीसी का, तो किसी मुसलमान ने हिंदू की आईडी बना करके प्रधानमंत्री मोदी को तेली वेली बोल दिया, ऐसा कुछ बोल दिया। तो आप जरा, जब आप देखिए शब्द के ऊपर कभी मत जाइए, गाली क्या है। आप देखिए हर शब्द आप जब बोलते हैं तो शब्द के पीछे एक चित्र बनता है, एक फोटो बनता है दिमाग में। उसके हिसाब से तय होता है कि आखिर उस शब्द का अर्थ क्या है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी को अगर दिल्ली में कहते हैं कि बिहारी हो क्या, तो दिल्ली में बिहारी का मतलब गाली है। लेकिन अगर आप मथुरा में जाके बोलेंगे बिहारी, तो हो सकता है लोग कहें कि बिहारी मतलब बिहारी जी, ठाकुर जी, कन्हैया, अलग चित्र बन जाता है तुरंत। तो क्षेत्र के हिसाब से चित्र बदल जाते हैं। तो तेली शब्द जो है, जब तक इस देश के अंदर तेल का व्यवसाय करना एक सम्मान का विषय था, तब तक तेली शब्द गाली नहीं था। लेकिन जब लोगों ने यह मान लिया, चित्र बन गया पीछे दिमाग में कि तेली मतलब कोई ऐसा कार्य जो कि अपमानित करने वाला हो, तो उस समय तेली शब्द गाली बन गया। अब सवाल यह उठता है कि इस हमारे व्यवसाय को अपमानित करने का काम किसने किया? किसने किया? तो जो लोग इस देश के अंदर आए बाहर से, चाहे मुसलमान आए आक्रमणकारी बन के, चाहे अंग्रेज आए,
उन लोगों ने हमारे भारत की अर्थव्यवस्था पर कब्जा करने के लिए, भारत को लूटने के लिए, भारत में हमारे व्यवसायों पर हमला किया। उस दौरान जब इन व्यवसायों पर, इन पर हमले हुए, इन जातियों पर, तो उस दौरान इनका अपमान हुआ, इनके काम का अपमान हुआ, इनसे काम को छीन लिया गया। और ये कहा गया कि तुम ये सब काम क्या करते हो। जैसे आज क्या हो रहा है देखिए आप, आज किस तरह से बड़ी चतुराई से दलितों के काम को छीन लिया गया। दलित जो कहते हैं SC ST, कि SC ST के काम को छीना कैसे गया। ये कहा गया कि तुम बाल क्या काटोगे यार, बाल तो काटना बड़ी बेकार चीज़ है यार, तुम बाल क्यों काट रहे हो, ये देखो ब्राह्मण पूजा कराता है, तुम अपना बाल कटवा के तरह ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। अब क्या हो गया, मुसलमानों ने वही काम पकड़ लिया और उसको नाम क्या दिया, हेयर सैलून, हेयर स्टाइल हम बनाएंगे, हेयर स्टाइलिस्ट कर दिया नाम। तो अब वही हेयर स्टाइलर बन के जो है, अब वो सम्मानजनक पेशा हो गया, और वही वहाँ पे वो लोग कर रहे थे काम जो बेचारे थे, उनसे काम छीन लिया गया। तो बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको बहुत विस्तार से इस बारे में चर्चा कभी करूंगा आपसे, मुझे इस पर चर्चा करनी है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज मैं संक्षेप में बता रहा हूं आपको, तो समझिए बात को। तो बात दरअसल ये है कि इस तरह से हम कैसे पेशों को हथियाया जा रहा है। जो SC ST वर्ग है वो अपने परंपरागत पेशे, जिससे उसके बाद बहुत पैसा था। भाई अगस्त मैंडिस की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि पूरी दुनिया की 50% GDP पर तो भारत का कब्जा था। तो वो जो पूरी GDP पर कब्जा था, वो GDP तो सारी की सारी जो है, वो जो शूद्र वर्ग है वही तो उस पूरे काम को कर रहा था कि दूसरा कोई कर रहा था। अब यहां पर फिर से देखिए, समझिए बात को। आज की तारीख में शूद्र शब्द को इतना घिनौना बना दिया गया है कि जब कोई कहता है कि तुम शूद्र हो, तो उसके पीछे क्या दिमाग में अच्छा इमेज आती है कि कोई बहुत गंदा व्यक्ति है, ठीक है। लेकिन वो इमेज किसने बनाई है, वो इमेज अंग्रेजों ने बनाई। अगर मान लीजिए कि यही शब्द जो है, जो शूद्र आज से कोई 600 साल पहले बोलता कि तुम शूद्र हो क्या, तो हो सकता है कि वो इमेज उस वक्त गंदी नहीं थी, इसलिए उस वक्त किसी को बुरा नहीं लगता। जैसे अंबेडकर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि भारतीय संस्कृति में शूद्र राजा भी हुए थे जिनको काफ़ी सम्मान मिला था, जो यज्ञ वगैरह भी करते थे। तो इसका मतलब कि अंबेडकर भी ये कह रहे हैं कि पहले के समय में शूद्र होना कोई अभिशाप नहीं था। यानी क्या हुआ कि घटनाएं ऐसी हुई कि उस शब्द का अर्थ बदल गया, उस शब्द के पीछे का चित्र बदल गया। समझ रहे हैं? तो हमको तो आप सोचिए कि वो जो जिनका पूरी GDP पर, पूरे व्यवसाय पर एक अधिकार था, पूरा कब्जा था, जिन शूद्रों का, ठीक है, जिन SC ST के लोगों का, उनसे वो व्यवसाय सारा छीन लिया अंग्रेजों ने, और इसके बाद हमको लड़ा दिया ब्राह्मणों को शूद्रों से, ये सब कर दिया। तो सबसे पहली बात ये है कि देखिए भाई साहब, बहुत सीधी सी बात है, और ये ऐसी चीज़ है ना कि जहाँ पर कि क्या कहते हैं कि पूरे के पूरे जो दलित प्रोफेसर, चिंतक हैं, ये सब फंसेंगे, क्योंकि इनके पास इसका जवाब नहीं है। तो आपको अब सबसे पहली बात तो ये है कि अपने आप को शोषक मानना बंद कर दीजिए। आपने कोई शोषण नहीं किया है, ये सबसे पहली बात है जो आपको माननी है कि हम कोई शोषक नहीं हैं। जब ये लोग आकर बोलते हैं बड़े बड़े मंचों पर कि हम शोषक हैं, हम शोषक हैं, तो जो JNU का जो दलित चिंतक है उसके उनमें आता है कि अच्छा ये तो मान भी रहा है कि हम शोषक हैं, अब बताओ, तुम बताते हैं, अब तुम्हारी बेटी से हम संबंध बना के रहेंगे, आज देखते हैं तुम्हें। इस तरह के उसके मन में विचार आते हैं। वो कुंठित व्यक्ति, वो उसकी मानसिकता कुंठित हो जाती है। जैसे आप और जरा विस्तार से सोचिए, जैसे प्रेमचंद की कहानी है एक ठाकुर का कुआं, उस पर दूरदर्शन में सीरियल भी बना है, और उसको जो है उस पर मनोज झा ने कोई कविता पढ़ी थी, ठाकुर का कुआं, कोई ओम प्रकाश वाल्मीकि, साहित्य में याद नहीं आ रहा नाम क्या उनका, कवि का, ओम प्रकाश, अगर वाल्मीकि नहीं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, ओम प्रकाश नाम है, आगे क्या मुझे पता नहीं है। तो ठाकुर का कुआं करके कोई कविता भी थी। तो अब जरा ये बताइए कि उस पूरी कहानी को अगर आप पढ़ेंगे प्रेमचंद की, तो उसमें देखिए कितने झोल हैं। अब उसमें एक गंगी नाम का किरदार है जो कि SC ST में है, और वो, उसका पति बीमार है, और वो तालाब से पानी लेके आती है, पानी गंदा होता है क्योंकि ठाकुर का कुआं है, और ठाकुर के कुएं में जो है वो पानी निकालने दे नहीं रहा है। अब देखिए कहानी यहीं पर चैलेंज हो जाती है। भाई जब वो जो गंगी थी वो खाना बनाती थी, पानी उबालती थी, सब जानती थी, उसको सब पता था, वो भोजन बनाना जानती थी, तो उसके लिए बहुत सामान्य सी बात है कि अगर पानी, और ये कोई बड़ी बात नहीं, पहले के ज़माने में ऐसा होता भी था कि लोग तालाब से पानी लाए, पानी गंदा है, लोगों ने पानी को उबाला, पानी को छाना और पानी को पीने लायक बना लिया। और छानने के लिए तरह तरह के तब हमारे पास उपकरण भी होते थे, घर में लोग रखते थे अपने पास उस ज़माने में, पुराने ज़माने में। तो सवाल ये उठता है कि कहानी तो उसकी वहीं पे ख़त्म हो गई, लेकिन उसने ये चीज़, क्योंकि ठाकुर को बदनाम करना था, इसीलिए फिर उस कहानी में जोड़ा उसने कि ठाकुर का कुआं है,
और गंगे को पानी नहीं, तो ये सब पूरे एक प्रेमचंद ने जो सारे चुतिया, मतलब कि जो प्रेमचंद ने सारी जो है वो बकवासबाजी की है, उस बकवासबाजी का परिणाम ये हुआ कि एक दो कहानियां से ऐसा नैरेटिव सेट हो गया कि जैसे साहब हम लोगों ने पता नहीं क्या कर दिया। अब समझ में नहीं आता कि 5000 साल से प्यासे जिंदा कैसे हैं, ये भी समझ में नहीं आता। जब ठाकुर के पास सब कुएं थे और ठाकुर ने जो है क्या कहते पानी पिए दिया नहीं, तो जिंदा कैसे रहे 5000 साल भाई, फिर ये भी सवाल उठता है। तो मतलब ये जो पूरी एक खतरनाक टाइप की विचारधारा जो कि अंदर भर दी गई है इनके, इसको काउंटर करना बहुत जरूरी है। मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, अपने आप को शोषक मानना बंद कीजिए, आप शोषक नहीं हैं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि आपको इस विचारधारा को काउंटर करना है तो आपको तर्कों पर काउंटर करना होगा। और बड़ी बात यह है कि अगर अभी भी देश के अंदर कहीं पर भी अगर छुआछूत हो रहा है, अगर कहीं पर अभी भी देश में, हालांकि अब तो बहुत कम हो चुका है, पहले से बहुत कम है, फिर भी अगर कहीं हो रहा है तो उसको बंद करने की जरूरत है। बस इन दो चीज़ों पर काम कीजिए धीरे धीरे, तभी हम इस चीज़ को हल कर पाएंगे। वरना स्थिति क्या होगी पता है आपको, एक तो जिहादी तैयार पहले से ही हो रहा है, बचपन से ही पढ़ के किताब अपनी की इसकी गर्दन काटनी, साफ सफाया करना है, गजवाहिंद करना है। और दूसरी तरफ एक और भीम पैदा हो रहा है, भीम, वो भी ये तैयारी करके बैठा है जेएनयू में कि आप सब यूनिसेफ सबको भेज देंगे जो है। तो आपको काउंटर करना पड़ेगा। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को जरूर सबको शेयर कर दीजिएगा, सबको शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, अपने हर जगह पर। और अपनी टिप्पणी आपको ज़रूर करनी है, अपने कमेंट आपको ज़रूर करने हैं, सहमत है नहीं सहमत जो भी है आपको लिखना है ज़रूर। और वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो आपको हमारे इस चैनल को, इस पेज को फॉलो भी करना है। नमस्कार, धन्यवाद।